हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही होंगी। तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आए अपनी वीडियो बनाने के बाद कि सर कि टॉपर कैसे बना जाता है, या उनकी क्या स्ट्रेटेजीज रहती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ कुछ मेन टॉपिक्स या पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, जिससे पता चले कि आपको कि टॉपर्स के अंदर क्या अलग होता है और हमारे अंदर क्या अलग होता है। वो किन चीज़ों को फॉलो करते हैं और हम किन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, जिस वजह से हम टॉपर नहीं बन पाते हैं। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ें उन्हें आप ध्यान रखोगे तो इजीली आप भी उस रेंज में आ सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड द सिलेबस, हमें सिलेबस की समझ होनी चाहिए। और दूसरा, क्रिएट ए डेली शेड्यूल। ठीक है, मतलब स्टडी शेड्यूल हमें बनाना है, टाइम टेबल मीन्स। ठीक है, एक एक की बात करेंगे अपन। दूसरा, आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज। ठीक है। चौथा, आंसर राइटिंग, कि कैसे आंसर राइटिंग की जाती है, क्या क्या तरीके हैं उसके। ठीक है। प्रैक्टिस PYQ। ठीक है। मल्टीपल रिविजन्स एंड कंसिस्टेंसी, इन सब की बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि अंडरस्टैंड द सिलेबस। ये क्या होता है सर। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। ईजिली आप अगर ढंग से समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी मोटी मोटी बात की टॉपर्स अलग करते क्या हैं। तो पहला है कि अब सिलेबस को समझे कैसे। तो सर समझने का एक ही तरीका है कि आप मार्क्स के अनुसार सिलेबस को डिसाइड कर लो कि कौन से टॉपिक्स कितने मार्क्स का है। ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है। और कौन कौन सा जो आपका चैप्टर दे रखा है वो कितने कितने मार्क्स का है, वो आप डिसाइड कर लो। और वो डिसाइड कैसे करोगे, जब आप PYQ एनालिसिस के बारे में बात करेंगे तब उसमें बताऊंगा मैं आपको अच्छे से। ठीक है। दूसरा, जो हाई मार्क्स के टॉपिक है उन्हें सबसे पहले पढ़ना शुरू करो, उन्हें प्राथमिकता दो, मतलब उन्हें सबसे पहले पढ़ना शुरू करना चाहिए हमें। ये नहीं हम क्या करते हैं, जो टॉपिक एक एक दो दो नंबर के उन्हें सबसे पहले पढ़ते हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उनसे सवाल कम पूछते हैं। ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि आप इनपुट ज़्यादा डालो उन टॉपिकों में और आउटपुट ज़्यादा निकले। यानी कि अगर आप किसी टॉपिक में 20% डाल रहे हो ना, तो उससे 80% निकलना चाहिए बाहर। तो इसका कहने का मतलब यही है कि इनपुट कम डालें उन टॉपिकों में और आउटपुट ज़्यादा होता है। कि ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जहाँ से ज़्यादा हर बार सवाल पूछते हैं बड़े बड़े मार्क्स के, तो वहाँ उन टॉपिकों को हम पढ़ नहीं पाते। तो पहले आइडेंटिफाई कर लो कि सिलेबस में कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें मैं पहले पढ़ूंगा और कौन कौन से टॉपिक है जिन्हें मैं बाद में पढ़ूंगा। ये आइडेंटिफाई कर, इसको बोलते हैं सिलेबस आइडेंटिफाई। टॉपर्स पहला काम ये करते हैं कि सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को मुझे पहले पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है, इसी वे में। ठीक है। और फिर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद में ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ा जाएगा, यानी कि कितने मार्क्स का है चैप्टर, और कैसे कैसे डिसाइड करना है उसको। ठीक है। पहला हमारा टॉपिक हो गया, पहला अंडरस्टैंड द सिलेबस। दूसरा, दूसरा क्या है, क्रिएट ए डेली शेड्यूल। मतलब डेली शेड्यूल क्रिएट कैसे करते हैं सर, तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा। देखो, काफ़ी बच्चों को टाइम टेबल है ना पढ़ने का, वो अलग अलग है। कोई स्कूल के बाद जाके पढ़ता है, ठीक है, या कॉलेज के बाद जाके पढ़ता है, या कोई सुबह जल्दी उठकर पढ़ता है, या फिर कोई लेट नाइट पढ़ने वाला बंदा है। सबका अलग अलग है, लेकिन एक बेसिक आइडिया लगा लेते हैं। देखो, स्कूल या कॉलेज में आप 6 घंटे के समथिंग रहते हो। ठीक है। उसके बाद में हमें जो एवरेज, ऑन एन एवरेज मानते हैं ना टॉपर्स का, वो 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं वो। लेकिन वो ये जो पढ़ते हैं ना 5 से 6 घंटे, ये कंसिस्टेंसली होता है, ये रेगुलरली पढ़ते हैं। तो आप अपना टाइम टेबल डिसाइड करो कि आप कॉलेज स्कूल जाने के बाद में पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है। सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, या लेट नाइट पढ़ने का तरीका है। सुबह जल्दी उठते हो तो आप 4 बजे से लेकर और 6 बजे तक आराम से 2 घंटे निकाल सकते हो। ठीक है। और उसके बाद में आराम से आप, अगर सुबह जल्दी पढ़ाई होती है तो उसके बाद में आपकी स्टडी अच्छे से हो जाती है। लेकिन कई बच्चों की आदत होती है कि सुबह लेट नाइट पढ़ने की। ठीक है। और कई बच्चों की सारी रात पढ़ने की भी आदत होती है। ये डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब आपको एक टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। टाइम टेबल के बिना कोई ऑप्शन, देयर इज़ नो ऑप्शंस। टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। हर बच्चे की अलग अलग है। मैं अगर बताना चाहूँ तो मैं एक जर्नल टाइम टेबल बता रहा हूँ कि आपको 4 से 5 घंटे का टाइम टेबल सेट कर लो। और टाइम टेबल सेट कर लोगे ना तो आप भटकोगे नहीं, क्योंकि टॉपर्स टाइम टेबल सेट कर लेता है और फिर वो भटकता नहीं है। और जो नॉर्मल बच्चा होता है ना, वो उनके पास शेड्यूल ही नहीं होता है कि पढ़ना क्या है। अब सुबह पहले उठकर, अब उन्हें आपको पता है कि ये चीज़ें पढ़नी है, तो आप पूरे दिन चाहे कुछ भी कर लो, आपका सारी चीज़ें फिक्स हो रखी है ना, शेड्यूल फिक्स हो रखा है ना, कि क्या क्या पढ़ना है, किन किन सब्जेक्ट्स को कितना कितना पढ़ना है। तो भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो क्रिएट ए डेली शेड्यूल, टॉपर्स हमेशा एक अपना शेड्यूल फिक्स रखते हैं। ठीक है। दूसरा, आइडेंटिफाई योर सब्जेक्ट्स। अब मैं इसके बारे में थोड़ा ढंग से बात करता हूँ। देखो, ये लिख रखा है स्ट्रॉन्ग एंड वीक। देखो, कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर सभी चीज़ों में परफेक्ट नहीं होता है।
आप टॉपर से पूछोगे ना, वो भी ये कहेगा कि भाई मेरी इंग्लिश अच्छी थी या फिर वो बाकी सब्जेक्ट्स मेरे कैसे थे। एक 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इन द सेंस कहेगा कि सभी सब्जेक्ट अच्छे नहीं होंगे स्टूडेंट्स के, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, जो उसके जो फेवरेट सब्जेक्ट हैं, उनको वो अलग तरफ रखता है, ठीक है। और जो वीक सब्जेक्ट है वो उनको एक तरफ रखता है। उससे क्या होगा कि उसको ये पता रहेगा ना कि मेरे ये कमज़ोर सब्जेक्ट है, मुझे इन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, इन पे मैं कम ध्यान दूंगा तो चल जाएगा। तो आइडेंटिफाई योर टॉपर्स को हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज क्या मालूम होता है। समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मतलब अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को एक तरफ रखो और वीक सब्जेक्ट को एक तरफ रखो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं आंसर राइटिंग। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि इसे मैं कभी कभी दैट इज आर्ट बोलता हूँ, कि ये जिसको आता है ना, टॉपर्स को ये चीज़ आती है अच्छे से। मैं फिर कह रहा हूँ, आपका 80% काम टॉपर बनाने का होता है आंसर राइटिंग। जिसे लिखना अच्छे से आ गया वो मार गया बाजी। पहले कुछ पॉइंट है, ध्यान रखते हैं। किसी भी स्ट्रीम का हो स्टूडेंट, आप ध्यान रखें, पॉइंट्स बनाने की कोशिश करिए। पॉइंट क्वेश्चन को ढंग से अंडरस्टैंड करो कि पूछा क्या है, और फिर उसमें से पॉइंट उठाओ, आप पॉइंट बना के और पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करके और आप उसे पॉइंट बनाकर फिर आंसर लिखो। काफ़ी बच्चों को ये चीज़ आती नहीं है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन के शुरू से आंसर करते हैं, और काफ़ी बच्चे क्या है पॉइंट तो बना लेते हैं, जस्ट उसके सामने से लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, उसको जस्ट थोड़ा उस वो सामने वाले लाइन को छोड़कर उसके जस्ट नीचे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना, ठीक है। दूसरा है, आपने जो लिखा है ना 5 से 4 लाइन या जितना भी पैराग्राफ आपने लिखा है ना, उसमें मेन मेन मुख्य मुख्य वर्ड्स को क्या करो, हाईलाइट करो। हाईलाइट करने से क्या, एग्जामिनर का दिमाग है ना डायरेक्ट फोकस करेगा मेन मेन वर्ड्स के ऊपर, कि स्टूडेंट्स ये दिखाना चाह रहा है इन शब्दों इन आंसर में। तो उससे क्या है, एक अट्रैक्शन मिलता है कॉपी का, और कॉपी ज़्यादा अच्छी भी होती है, ठीक है। यूज़ ऑफ मैनी सो मैनी डायग्राम्स, ठीक है। मतलब क्या है, आप कॉपी में एक अच्छे अच्छे डायग्राम यूज़ कर सकते हो, जिससे कि कॉपी को इनोवेटिव बनाया जा सकता है, ठीक है। कोई मान लो आपको 4 कारण पूछे, तो आप 4 कारणों को ऐसे पहले डायग्राम बना के लिख सकते हो, ठीक है। या कोई विशेषता पूछे, ठीक है, या कोई प्रभाव पूछे, सबके बुक्स के और सबकी सब्जेक्ट को अलग अलग डायग्राम बने, लेकिन अगर डायग्राम बनाते हो ना, तो उससे क्या इनोवेटिव एग्जामिनर के लिए वो कॉपी अट्रैक्टिव हो जाती है। दूसरा, जो ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री वाले बच्चे हैं, उनको तो जहाँ ज़रूरत पड़ रही है ना, वहाँ आप मैप बनाकर अपनी लोकेशन को, जो भी स्थान पूछ रहा है ना, वो मैप बनाकर आप दर्शाओ। और छोटा ही मैप बनाओ, बड़ा नहीं। लेकिन ये क्या होता है, एक आंसर को इनोवेटिव बनाने के तरीके होते हैं। मैंने कई बच्चों की कॉपीज देखी हैं टॉपर्स की, वो ज़्यादा कुछ नहीं लिखता, कम है, लेकिन वो जो लिखता है ना, उसको ऐसा लिखता है कि मज़ा आ जाता है। उसके पास ये सब तरीके होते हैं। तो आप समझ पाए होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कि आंसर राइटिंग का जो तरीका है ना, आर्ट आप सीख गए ना एक बार, पॉइंट बनाकर लिखना, जो लिखा है उसको मुख्य मुख्य शब्दों को हाईलाइट करना, और डायग्राम बनाना ज़रूरत के टाइम में। देखो, ज़्यादातर डायग्राम उन्हीं क्वेश्चन में बनेंगे, ठीक है, बोर्ड बच्चों के लिए उन्हीं क्वेश्चन बनेंगे। एक जो दीर्घ वाले सवाल हैं, ठीक है, और एक निबंधात्मक वाले सवाल है, इन्हीं क्वेश्चनों में आप डायग्राम बनाने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है कि आप 1 नंबर में भी डायग्राम बना रहे हो, 2 नंबर में भी डायग्राम, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बड़े सवालों में आप डायग्राम बनाओ, और उससे क्या है, आप आपके अगर लास्ट में आपके पास कम समय भी रहेगा ना, तब भी अगर आप डायग्राम बना के आपने आंसर लिखा है ना, तो वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को आता है, समय नहीं रहने की वजह से क्वेश्चन छूट गया है। तो आई होप कि मैं समझा पाया हूँ कि आंसर राइटिंग आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये आंसर राइटिंग का तरीका आती एक साथ नहीं है कि एक साथ ही सीख जाओगे, ऐसा नहीं होता है भाई। आपको टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि जब भी सर टेस्ट ले तो आप इन पॉइंटों को ध्यान में रखोगे, मैं पॉइंट बना के लिखूंगा, मेन मेन मुख्य वर्ड्स को हाईलाइट करूंगा। अब हाईलाइट करने का मतलब ये भी नहीं कि 5 लाइन लिखी, पाँचों के पाँचों को अंडरलाइन कर दी, ये नहीं। 5 लाइन लिखी है, कोई भी मुख्य शब्द हो सकता है, पाँचों में 3-4 शब्दों को अंडरलाइन कर दो आप, कि यह शब्द है, अट्रैक्शन बढ़ाता है कॉपी का। नेक्स्ट, मोर मोर इंपॉर्टेंट है, मोर मोर एकदम क्या है, प्रैक्टिस ऑफ PYQ। ये आपको करना ही करना है। सारे टॉपर्स, किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए, वो ये जरूर कहेगा मैं पिछले सालों के प्रश्न पत्र करके गया हूँ, पिछले सालों के प्रश्न पत्र मैं कर रहा हूँ। एटलीस्ट 6 साल के तो करो, जो जब से ट्रेंड चेंज हुआ है, हमारा ट्रेंड 25, 24, 23, 22, इन सालों की PYQ आपको ढंग से करना है। और लास्ट में अगर आपके पास समय है तो 2017 और 18 का भी, 16 का भी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इससे क्या हुआ, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी मेजर थीम है या मेजर टॉपिक है, जहाँ से बार बार सवाल पूछ रहा है, और जहाँ से हर बार पूछा जा रहा है और ज़्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा है। ये आइडेंटिफाई करें, इसे कोर थीम बोलते हैं, ध्यान रखना। मैं PYQ में बार बार बोलता हूँ, थीम आइडेंटिफाई करो, थीम आइडेंटिफाई करो। वो यही है कि किस थीम से ज़्यादा बार बार पूछा जा रहा है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अब जो 12th आर्ट्स की ज्योग्राफी किताब में एक जनसंख्या नाम का एक टॉपिक है, हर बार उससे 2-3 सवाल
हर बार बना रहा है, एक थीम है उसकी, जनसंख्या पकड़ लिया उसने, विश्व की जनसंख्या। तो जनसंख्या वर्दी पूछे, चाहे चाहे लिंगानुपात पूछे, चाहे जनसंख्या जनसंख्या घनत्व पूछ ले, लेकिन पूछेगा जरूर वो। तो इससे आइडेंटिफाई हो गया कि जनसंख्या कोई थीम कोई पी लेते हैं ना घोल कर, खत्म हो जाएगा टॉपिक ही। तो थीम आइडेंटिफाई। दूसरा, रिपीटेड क्वेश्चन। अब काफ़ी बच्चे इस चीज़ को बिलीव नहीं करते, मैं फिर कह रहा हूँ, लगभग 70 से 80% पेपर रिपीट होता है थीम और क्वेश्चन को मिलाकर। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं पीवाई क्यू सॉल्व करवाऊंगा आपको, तब मैं बताऊंगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। स्टूडेंट्स को, टॉपर्स को पता होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने की संभावना है, वो क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं टॉपर्स। ठीक है, तो यह है प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस ये होती है, आपको करना ही करना है। काफ़ी बच्चे करते नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ टॉपर्स का राज होता है ये करने का। टॉपर्स ये करके करते हैं अच्छे से, अपने सिलेबस के साथ करते रहते हैं, अपने टेबल पे 6-7 सालों के पीवाईक्यू रखते हैं, वो करते रहते हैं। आइडेंटिफाई थीम पता होती है कि कौन कौन सी थीम से उनको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पता होते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है और कौन कौन सा होने की संभावना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पता होते हैं उनके पास। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। दूसरा है हमारा मल्टीपल रिविजन्स। ये मैं फिर कह रहा हूँ, दो ही चीज़ की होती है, टॉपर्स दो ही चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं, एक तो रिविजन्स और एक पीवाईक्यू। रिवीजन करने का एक तरीका होता है जो मैं हमेशा क्लास में बता रहता हूँ, RQ बोलता हूँ मैं इसको कभी कभी। ठीक है, पहला है रीड, दूसरा है रिवीजन, तीसरा है रिवाइज। इसका क्या मतलब है, फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहले फर्स्ट टाइम तो आप क्या करो, उसकी रीडिंग कर लो, उसमें हाईलाइट वगैरह मत करो आप फर्स्ट टाइम में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में आप नॉर्मली एक रीडिंग कर लो, जिससे आपको पता चल जाएगा मोटा मोटा अच्छा इस लेसन के बारे में ये है और ये इस बारे में बोलना चाह रहा है। ठीक है, बुक्स की रीडिंग और नोट्स की रीडिंग के बारे में बात करूँ मैं। ठीक है, दूसरा आप करो, देन आप उसका रिवीजन करो 3 से 4 दिन में। फर्स्ट रीडिंग के 3 से 4 दिन बाद में उसका रिवीजन करो आप। क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, एक बार पढ़ लेते तो हमें पता होता है कि हाँ पढ़ लिया है मैंने और अब बाद में करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 से 4 दिन बाद में उसको तुरंत एक बार रिवीजन मार दो। ठीक है, और फिर 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर अंदर उसका एक बार रिवाइज करो। फिर अपना क्या है, एक मेमोरी में रिकॉलिंग जो पावर होती है ना, उसमें सेट हो जाएगा वो जो टॉपिक है, वो जो भी अपना जो थीम है ना, वो सेट हो जाती है अपने दिमाग में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट रीडिंग नॉर्मली करो, सेकंड रीडिंग में आप हाईलाइट करो, थर्ड रीडिंग में मेन मेन चीज़ों को ही पढ़ो आप जिनको हाईलाइट कर रखे हो। ठीक है, तो ये रीडिंग का फॉर्मूला है, आप इसको समझना अच्छे तरीके से, मैं समझाने की कोशिश मैंने पूरी की है। और टॉपर्स को ये चीज़ पता होती है, मल्टीपल रिवीजन ही आपकी सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, बार बार रिवीजन करना, बार बार रिवाइज करना। ठीक है, और अब तो आपके पास टाइम नहीं, क्योंकि सभी स्कूलों का लगभग लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप जो सबसे ज़्यादा जो रिवीजन करेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ फॉर्मूला की याद रखना, मोर रिवीजन, ठीक है, और मोर मार्क्स। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है, और ये सारा खेल है ना मार्क्स का ही है। ठीक है, दूसरा कंसिस्टेंसी। अब काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, प्लान बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लिया और एक आग लगा देंगे, ये कर देंगे, एकदम फाड़ देंगे, 12-13 घंटे पढ़ देंगे, कल ही बन जाएंगे टॉपर। ऐसा नहीं होता है भाई, थोड़ा सा इस भूल भुलैया की दुनिया से बाहर निकलो और डेली एक टाइम टेबल बनाओ नॉर्मल सा। ठीक है, और जिसे आप फॉलो कर लो। ऐसा भी नहीं कि भाई 1 मिनट भी उसमें टाइम टेबल में ख़राब नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और टाइम टेबल में ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, और क्या नहीं करना है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी बच्चे इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाते हैं, उसको फॉलो नहीं करते, और फॉलो नहीं करेंगे तो डिमोटिवेशन आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप डेली, अगर आप 3 से 4 घंटे भी डेली आप कंटिन्यू कर रहे हैं ना, काम हो जाएगा ईजिली। टॉपर की स्ट्रेटेजी रहती है, वो एक दिन 12 घंटे ना पढ़ के वो डेली 2 से 3 से 4 घंटे पढ़ता है वो। तो और यही कंसिस्टेंसी होती है भाई, यही यही अपने को गांव वाले, अपने गांव में कहावत नहीं है, बूंद बूंद से भरा घड़ा। और तो वो बूंद बूंद से घड़ा बड़ा, यही है उसका कंसिस्टेंसी का ही मतलब है, वो इसकी मीन बता रहा है वो। ठीक है, तो आप स्कूल के अलावा, टॉपर्स स्कूल के अलावा 3 से 4 घंटे डेली निकालते हैं, उनको पढ़ना ही है, चाहे शादी हो, चाहे बुखार हो, चाहे और कहीं हो, कुछ भी हो प्रॉब्लम, उनको डेली 3 से 4 घंटा पढ़ना होता है। ये टॉपर्स का राज होता है। ठीक है, मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन लेके नहीं पढ़ते, वो कंसिस्टेंसी रखते हैं अपने आप में। ठीक है, तो ये आपको ये करना है, 3 से डेली पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, टॉपर्स ये काम करते हैं। ठीक है, और थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो आपके आसपास है ना, वो जो महानुभूति लोग होते हैं ना, नेगेटिव लोग, भाई साहब उनसे दूर रहिए। ये वो लोग हैं जो आपको कुएं में ऐसे गिराएंगे और कभी आप निकल ही नहीं पाओगे, खुद तो उड़ नहीं पाए तो आपको भी नहीं उड़ने देंगे। तो सिंपल थ्योरी है, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स। आपके आसपास जो लोग हैं ना, जो ऐसे बोलते हैं कि भाई मैंने नहीं किया तो तू कैसे कर पाएगा,
अरे भाई आपने नहीं किया इसलिए तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये बोल के साइड में करो ना उस बात को। और ठीक है, और ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और अभी जो आपका जो अभी टाइम चल रहा है ना टॉपर्स का, और टॉपर्स जो मैंने मेन पॉइंट से टॉपर्स का उन्होंने बता दिया, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, रिलीजियस फॉलो करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। और मेरी तरफ से एक दो चीज़ आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो है पहला, अभी जो डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है ना, वो है मोबाइल फ़ोन, ठीक है। मोबाइल फ़ोन ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण बना। और बोर्ड की विद्यार्थी तो जो है ना, मैं उनका साफ क्लियर बोल देता हूँ, 3 से 4 महीने मोबाइल से इतनी दूरी बना लो भाई साहब कि कभी चलाना भी नहीं आए, ठीक है। आज के छोटे छोटे बच्चे भाई साहब पहली दूसरी क्लास में मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते। और जनरेशन भी थोड़ा गैप ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 3 से 4 महीने आप मोबाइल से दूरी बनाओ, स्टे अवे, ठीक है। और उससे क्या होगा, आपकी पढ़ने की ललक पैदा होगी आपके अंदर, और आपके सोच तरीके से नहीं चलोगे आप, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और मोबाइल फ़ोन से थोड़ा दूर रहिए। और ऐसा नहीं है कि टॉपर्स कुछ अलग नया करते हैं, बस टॉपर जो करते हैं उसको रेगुलर करते हैं, ठीक है। आगे मैं वैसे ही मिलता रहूँगा आपको, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। काफ़ी बच्चे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहा था कि सर मैं तो डफर हूँ, मेरे में मुझे क्या करना है। भाई लोगों, जो भी कोई भी डफर नहीं होता, सबका माइंड बराबर है, सबका ब्रेन एक एक जैसा होता है, बस यूज़ लेने के ऊपर डिपेंड करता है उसको, ठीक है। ये पॉइंट्स से आप याद रखेंगे। और मैंने ये वीडियो समझा है, नहीं समझ में दोबारा देख लेना आप अच्छे तरीके से। और जो भी चीज़ समझ में नहीं आया ना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अपना जो टेलीग्राम चैनल है आपको सबको पता ही है, ठीक है, क्लैरिटी फॉर NCERTs बाय नवीन, ठीक है। आप अच्छे से जाके वहाँ ज्वाइन कर लेना, आपको सारी वीडियो PDF वगैरह सब वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।